नमस्कार। आज हम सौरभ पेन कंटेंट डिजिटल के एक बहुत ही काम के लेख पर चर्चा कर रहे हैं। शोध समस्या कथन कैसे लिखें। अब सुनने में ये शायद थोड़ा अकेडमिक सा लगे। हाँ, एकेडमिक तो है, पर ये सिर्फ थीसिस या रिसर्च पेपर लिखने वालों के लिए ही नहीं है। सही। असल में ये किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी पहल का बिल्कुल शुरुआती सबसे जरूरी हिस्सा होता है। पर होता ये है कि अक्सर लोग यहीं अटक जाते हैं, है ना। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक लाइन लिखने की बात नहीं है, ये तो पूरे शोध की दिशा तय करता है। एक अच्छा साफ समस्या कथन वो पाठक को फौरन बता देता है कि भाई मुद्दा क्या है, ये जरूरी क्यों है, और मौजूदा जानकारी में वो कौन सी कमी है जिसे ये शोध पूरा करेगा। अगर यही गड़बड़ी हो गई ना, तो समझ लीजिए पूरी मेहनत पटरी से उतर सकती है। मतलब एक मजबूत कथन ही एक दमदार रिसर्च की नींव है, उसकी गारंटी है एक तरह से। हाँ, और कई बार लगता है कि अरे प्रॉब्लम बताना ही तो है, इसमें क्या मुश्किल। पर उसे सही तरीके से शब्दों में ढालना वो एक कला है। तो चलिए इस लेख के सहारे जरा समझते हैं कि एक असरदार शोध समस्या कथन बनाने का ये सफर कैसा होता है। पहला कदम क्या है, कहाँ से शुरू करें। तो सफर शुरू होता है एक एक बड़ी तस्वीर दिखाने से। लेख इसे पहला कदम कहता है, मुद्दे की पृष्ठभूमि तैयार करना। मतलब आपको पाठक को उस दुनिया में ले जाना है जहां ये समस्या है। अच्छा। इसमें आप उस फील्ड की आम स्थिति बता सकते हैं, कुछ जरूरी आंकड़े दे सकते हैं, या फिर आजकल क्या चल रहा है वो रुझान बता सकते हैं। मतलब सीधे प्रॉब्लम पे कूदने से पहले थोड़ा माहौल बनाना। जैसे अगर हम ऑनलाइन शिक्षा पर बात कर रहे हैं, हाँ तो शायद पहले ये बताएं कि ये कितनी तेजी से बढ़ रही है वगैरह। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे आप कह सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा का चलन तो तेजी से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि वर्चुअल क्लासरूम में छात्रों का जुड़ाव, उनका एंगेजमेंट, वो एक चुनौती बना हुआ है। हम्म। ये एक तरह से स्टेज सेट करता है। पाठक को अंदाजा लग जाता है कि बात किस दिशा में जाने वाली है, और यहाँ संतुलन साधना बहुत जरूरी है। मतलब इतना भी बड़ा ना हो कि बात खो जाए, और इतना छोटा भी नहीं कि संदर्भ ही गायब हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो माहौल बन गया, स्टेज सेट हो गया। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या है। इस बड़ी तस्वीर में वो खास नुक्ता कौन सा है जिस पर हम फोकस करेंगे। लेख इसे कहता है फोकस को सीमित करना, यानी दूसरा कदम। सही पकड़ा। अब यहाँ आप उस सुराख को, उस गैप को ढूंढते हैं जिसे आपका शोध भरेगा। ये मौजूदा जानकारी में कोई कमी हो सकती है, कोई विरोधाभास दिख सकता है, या शायद कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब अब तक मिला नहीं है। अच्छा। पर बहुत रिसर्च हुई है, पर ज्यादातर रिसर्च वो प्लेटफॉर्म कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इस पर हुई है। लेकिन छात्र का ध्यान बनाए रखने में एक लाइव टीचर की मौजूदगी कितनी अहम है, उसकी भूमिका क्या है, इस पहलू पर कम ध्यान दिया गया है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर शायद लोग सीधे यहीं से शुरू करना चाहें कि ये प्रॉब्लम है, पर बिना वो पहले वाला स्टेप, बिना पृष्ठभूमि के, ये थोड़ा हवा में लगेगा, है ना। हाँ, कमजोर लगेगा। हम्म। कॉन्टेक्स्ट के बिना बात अधूरी लगती है। अच्छा, तो अब ये दिखाना कि वाकई रिसर्च में कमी है, मतलब वो गैप सच में मौजूद है, ये तीसरा कदम कैसे करते हैं। सिर्फ कह देना काफी है कि इस पर कम ध्यान दिया गया है। नहीं, देखिए, सिर्फ कहना काफी नहीं होता। आपको ये जताना होता है कि आपने होमवर्क किया है, मौजूदा रिसर्च को खंगाला है। यहाँ कुछ खास तरह के वाक्यांश, कुछ फिक्रे मदद करते हैं। जैसे जैसे आप लिख सकते हैं, हालांकि कुछ ही अध्ययनों ने इस खास पहलू की जांच की है, या फिर इस विषय में रुचि तो बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इस विशेष क्षेत्र में जानकारी की कमी बनी हुई है। इस तरह की भाषा दिखाती है कि आप सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहे, बल्कि मौजूदा ज्ञान की बुनियाद पर अपनी बात रख रहे हैं। ये आपकी बात में वजन डालता है। समझ गया। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये अपनी बात को पुख्ता करने का तरीका है। और यहीं से मुझे लगता है हम चौथे कदम पर आते हैं, समस्या को एकदम साफ साफ शब्दों में बयान करना। इसका क्या मतलब हुआ। सीधा और शोध योग्य। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एकदम सटीक हो, सीधा हो, और सबसे ज़रूरी ऐसा हो जिस पर रिसर्च की जा सके। मतलब वो बहुत फैला हुआ या गोलमोल ना हो। वो एक ऐसा सवाल या कथन होना चाहिए जिसका जवाब आप अपनी रिसर्च के जरिए ढूंढ सकें, दे सकें। जैसे हमारे ऑनलाइन शिक्षा वाले उदाहरण में कथन कुछ ऐसा हो सकता है,
ऑनलाइन सीखने के माहौल में लाइव शिक्षक के सीधे हस्तक्षेप छात्रों के जुड़ाव को किस खास तरह से प्रभावित करते हैं, इस पर अनुभवी जन्य साक्षी मतलब प्रैक्टिकल सबूत की कमी है। तो रिसर्च कैसे दिशा पकड़ेगी? सारा एफर्ट बिखर जाएगा। समझ गया, एक ऐसा सवाल जिसका ठोस जवाब ढूंढा जा सके। और फिर आता है 5वां कदम, और शायद सबसे जरूरी भी, ये बताना कि भाई ये मुद्दा मायने क्यों रखता है, सो व्हाट वाला सवाल। क्योंकि अक्सर रिसर्च बस एक एकेडमिक कसरत बन के रह जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो क्या वाला सवाल ही है। यहाँ आपको बताना होता है कि इस समस्या को हल करना जरूरी क्यों है, इससे फर्क किसको पड़ेगा, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या नुकसान हो सकता है, और आपका शोध इसमें कैसे मदद करेगा, कैसे कोई बदलाव ला सकता है। यहाँ आप अपने काम की अहमियत और उसकी तात्कालिकता दिखाते हैं। अगर आप बता सकें कि इसका असल दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, तो आपकी बात और मजबूत हो जाती है। कई बार रिसर्च बहुत अच्छी होती है, पर वो ये नहीं बता पाती कि वो जरूरी क्यों है, और बस वहीं मात खा जाती है। हाँ, ये बात तो है। और शायद फंडिंग वगैरह पाने के लिए भी ये पहलू बहुत जरूरी होता होगा। निश्चित रूप से। जैसा कि सौरभ अपने लेख में कहते भी हैं कि एक महान थीसिस एक महान समस्या से शुरू होती है, और ये जो समस्या कथन है, ये पाठक से एक तरह का वादा है। बिल्कुल सही कहा, ये एक वादा है। वादा कि आपका काम सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि जरूरी है, और ये गहरी समझ और मौजूदा जानकारी पर आधारित है। इसीलिए कथन का विशिष्ट होना, उसका प्रासंगिक होना और शोध के लायक होना, ये इतना महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये सिर्फ अकादमिक दुनिया की बात नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट या पहल की सफलता कहीं ना कहीं इसी पर टिकी होती है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो एक असरदार शोध समस्या कथन तैयार करने का ये सफर 5 पड़ावों से गुजरता है। पहले एक व्यापक संदर्भ सेट करें, फिर मुद्दे को सटीक करें यानी फोकस लाएं, फिर मौजूदा ज्ञान में जो कमी है उसे उजागर करें, उसके बाद समस्या को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करें, और आखिरी में ये जरूर बताएं कि ये मुद्दा मायने क्यों रखता है। हाँ, ये 5 कदम एक बहुत अच्छा ढांचा देते हैं, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या समस्याओं को समझने और उन्हें परिभाषित करने का ये जो संरचित तरीका है, मतलब पृष्ठभूमि, फोकस, कमी, स्पष्टता और महत्व, क्या ये सिर्फ रिसर्च पेपर लिखने तक ही सीमित है, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम किसी उलझन या चुनौती का सामना करते हैं, तो क्या इस तरह की सोच हमें बेहतर समाधान तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती? ये तो सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।